मैंने उनसे बड़े तब मैं 20 वर्षीय थी, तो फिर मैंने ऐसे ही बड़े अपने चुलबुले अंदाज में ही पूछा था कि सर अभी एक मसला चल रहा है कि भारत का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है या दोनों ही रख लेना चाहिए? मैंने ऐसे करके पूछा था। तो फिर सदन में एक हँसी सी गूंज गई थी कि ऐसे इसने सवाल पूछा। तो फिर लेकिन सर ने उसका बड़ी ही गंभीरता से प्रश्न का उत्तर दिया मेरे, और फिर उन्होंने जैसे अंकित ने बोला कि भारत दैट इज अनाउंस होता है, और मैं समोसे खा ही रही हूँ तभी फर्स्ट प्राइज अनाउंस होता है कि समीक्षा मिश्रा फ्रॉम मिरांडा हाउस। साथियों, आईएमसी जम्मू से आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं समीक्षा मिश्रा जी, जो कि मेरी क्लासमेट हैं, और यहाँ तक का कैसा उनका सफर रहा है। आई एम नॉट योर क्लासमेट, आई एम योर बैचमेट। सॉरी, कट कट। ठीक है। तो ये मेरी क्लासमेट है, ठीक है। और यहाँ पे ये आई हैं, इनका क्या क्या सफर रहा है। इन्होंने काफी सारे बड़े मंचों पे भाषण दिया है, और तैयारी कैसी की, इनकी रैंक भी अच्छी थी, और ये सारी अच्छी रैंक चाटा खाएगा ना, दह चाटे 847 रैंक थी मेरी, जमीन पे गिरी हुई हूँ मैं। झूठ है ये। हाँ, अब आगे बोलो। हाँ, तो इसका कैसा सफर रहा है इन्हीं से जानते हैं। ये जानता नौटंकी करती है, जैसे बहुत उम्र दराज हो गई हूँ ना मैं। अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो जी अच्छा समीक्षा जी बताइए, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके, और क्या क्या उम्मीदें थी? शुक्रिया अंकित जी, आपने बहुत ही अहम प्रश्न मुझसे पूछा है। तो मैं जितने भी दर्शक है और श्रोता हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहूँ कि आईएमसी जम्मू में आने की जर्नी बहुत ही सबसे पहले कंफ्यूजन वाली थी, क्योंकि इससे पहले मैं आईएमसी जम्मू की जर्नी यहाँ तक पहुँचने के सफर के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं बताना चाहूंगी मैंने इसके अलावा टीवी जर्नलिज्म के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया, जिसका जो मुख्य सेंटर है वो जैसा कि आप सब भी जानते होंगे दिल्ली में ही लोकेटेड है, और सबने मुझे कहा वहाँ पर कि तुम लड़की हो, तुम वहीं पे ले लो, वहाँ पर जाके हॉस्टल लेना पड़ेगा, अन्य खर्चे आएंगे, और मतलब एक लड़की का रहना ऐसे माना जाता है ना कि दूसरे शहर में जाके वो कैसे रहेगी। तो फिर मैंने सबकी सुनी, मेरे टीवी जर्नलिज्म में अच्छी खासी वहाँ पे रैंक आ गई। 20 सीट होती है, सबको पता है वहाँ पर जनरल के लिए। मेरी 9th रैंक थी, और यहाँ पर आईएमसी जम्मू में जो कि कंपटीशन बहुत टफ रहता है, हर एक सीट पर कई 100 बच्चे लड़ रहे होते हैं, इसमें 847 रैंक थी मेरी। और मुझे हिंदी जर्नलिज्म ही करना था, क्योंकि मुझे हिंदी भाषा मैंने स्नातक में अपना कर रखा है ग्रेजुएशन टाइम में। तो आप सब एक तरफ बोल रहे हैं जनता की यहाँ जाना चाहिए, मतलब आईएमसी जम्मू जाना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर आपको मिलेगा। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी था जो कह रहा था कि जामिया जाओ, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, और सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं वहीं दिल्ली में ही लोकेटेड है, इंटर्नशिप अच्छी लगेगी। लेकिन फिर जब मैंने अपनी दिल की सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि आईएमसी जम्मू, एक आपके अंदर से गट फीलिंग्स आती है ना अंकित, कि आपको कहाँ पे जाना है, आपकी अंदर की आवाज़ आपको क्या कहती है, तो वो आईएमसी जम्मू था। और अभी कल 1 महीना हो जाएगा हमें आए, लगभग 1 महीना हो जाएगा। मैं 6 तारीख को मैं यहाँ पर आई थी, मुझे हॉस्टल भी मिला। तो फिर खैर मैंने आईएमसी दिल्ली के लिए भी अपग्रेड किया था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई 1 दिन ही मैंने बिताया था, और मैंने भगवान को रात में मनाया कि मुझे नहीं जाना आईएमसी दिल्ली, मुझे यहीं पर रहना है। तो फिर अब तक का सफ़र जितने भी हमने 20-25 दिन गुजारे हैं, वो बहुत खूबसूरत रहे। हमारा 15 अगस्त काफ़ी अच्छा बीता, और अभी कल ही हमने मेजर ध्यानचंद जी की जो जयंती है उस पर हमने स्पोर्ट्स डे मनाया, काफ़ी सुंदर रहा। सारे टीचर्स, सारे फैकल्टी, सब प्रोफेसर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, और जितने भी हमारे ये सभी फ्रेंड्स हैं, अंकित उनमें से एक हैं, तो काफ़ी अच्छा है ये सफ़र, और मुझे पूरी आशा है, एक अंदर से पॉजिटिविटी आ रही है, सकारात्मक ऊर्जा आती है कि जब कोई आपको पॉजिटिवली कमेंट करता है, क्योंकि अगर आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं तो आप आगे भी अच्छा ही करेंगे। धन्यवाद। तो ये था, ऐसा ही सेम कंडीशन मेरा था। मुझे पहले आइजोल मिला था, यहाँ से अगर कैंपस की बात कर लें, तो फिर मैंने जम्मू डाला, तो इसके बाद जम्मू ही मिला मुझे। 3-4 राउंड में लगातार जम्मू मिला, क्योंकि घर वालों का ये कहना था कि अगर दिल्ली मिल जाता है तो पास लगेगा। बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर मन में ये था कि नहीं, जम्मू ही मिले, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नेचुरल और थोड़ा डाइवर्सिटी ज़्यादा है, और दिल्ली से काफ़ी शोर शराबा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो थोड़ा जब दिमाग शांत आपका रहता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हो, तो उसके अलग बेनिफिट्स होते हैं। जो लोग दिल्ली से यहाँ पे आए हैं, दिल्ली की काफ़ी सारी यहाँ पे लड़कियाँ हैं। इवन जो हम लोगों का बैच है वो 65-66 टोटल लोग हैं, तो उसमें से लड़के बहुत कम है, लड़के 24-25 ही हैं। लड़कियां लगभग 34 से 35 तक हो रखी हैं। तो लड़कियां काफ़ी सारी आई हैं, और दिल्ली से, जैसे समीक्षा जी भी दिल्ली से ही हैं। तो इनको जब यहाँ पे सांस ले रही होंगी तो इनको लग रहा हो हाँ, सांस अंदर जा रही है, फील होता है। करेक्ट। तो यहाँ पे भाई फील होती है वो चीज़। और पूरा यहाँ पे चारों तरफ पठारे, पीछे भी पठारी है पूरा, यहाँ पे कोई बाउंड्री भी नहीं बन रखी है। और ये पीछे जस्ट कैंपस है, इसका भी कभी टूर करवाएंगे आप लोगों को।
तो बिल्कुल वर्थ इट है। जब आप आईएमसी में यहाँ पे आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही, अगर आपको जम्मू कैंपस मिल रहा है तो बिल्कुल ही आप आइए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे इस बार ज़्यादा बारिश हुई है, तो वो तो नेचुरल एक डिजास्टर है, लाइक हर जगह होता है। तो यहाँ पे अभी ये तो थोड़ा-सा नेट कट डाउन रहेगा, तो उसमें भी आप लोगों को लगेगा कि हाँ, ऐसे भी लाइफ जी जा सकती है। जैसे आइजोल कैंपस की अगर बात करें, वहाँ पे अभी नेट कट डाउन होता है, रोड भी ब्रेक्स वगैरह हो जाती हैं। तो कैसे मिल-जुल के सारे बच्चे रहते हैं, और अभी हम लोगों ने गणपति बप्पा हम लोग लेके आए गणेश चतुर्थी पर। तो कैसे हम लोग लेके आए, रोड यहाँ पे टूट चुकी थी, तो काफ़ी बारिश हुई है, और वैष्णो देवी में भी काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई है। तो ऐसी चीज़ें जब यहाँ पे चल रही होती हैं, अभी भी जब मैं ये शूट करने लग रहा हूँ, लाइट नहीं आ रही है 2-3 दिन से, और थोड़ी बहुत आती है 1-2 घंटे के लिए, उसी में हम लोग फ़ोन वगैरह अपना चार्ज कर लेते हैं। तो इसमें भी आपको कैसे सर्वाइव करना है, कैसे आपको लाइफ़ को अपने तरीके से जीना है। अगर आपको जीना है लाइफ़ को और अपने आप को एक्सप्लोर करना है, और मीडिया एक सेक्टर तो बहुत बड़ा सेक्टर है, तो उसके भी अलग-अलग पर्सपेक्टिव हैं, अलग-अलग डोमेन हैं। वो सारे आप यहाँ पे कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, और स्टूडियो से लेके हर चीज़ फैसिलिटीज़ यहाँ पे, और फैकल्टी जो हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो सारी चीज़ें, और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं कहूँ, भसड़ नहीं है दिल्ली कैंपस के जैसे। दिल्ली कैंपस में काफ़ी सारे बच्चे हैं, बट रिसोर्सेज़ वहाँ पे लिमिटेड हैं, क्योंकि लिमिटेड जगह है। यहाँ पे ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इस साइड देखोगे आप, पूरी जगह खाली पड़ी है, कहीं पे भी घूमो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जब आप जम्मू में आए हो, तो जम्मू का एक जो बहुत बड़ा इश्यू रहता है टेरर वाला, और जो नेचुरल डिजास्टर का जो इश्यू रहता है, उस पे आप लोगों से, जो लोकल लोग हैं उनसे जान सकते हो, क्योंकि यहाँ के बारे में कुछ ही किताबें हैं जो लिखी हैं, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, विनीत सर हैं, उन्होंने कुछ किताबें यहाँ के ऊपर लिखी हैं। लेकिन मीडिया में जब आप सर्च करोगे, तो यहाँ की जो रियलिटी है उसके बारे में आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि एज अ मीडिया एस्पिरेंट, या एज अ मीडिया एस्पिरेंट हम लोग हैं, तो मीडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग सोचें, तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं ही नहीं, जम्मू के बारे में है ही नहीं। और हुँ। काफ़ी सारी वेबसाइट्स को यहाँ पे गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर रखा है, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, और जब हम लोगों के हॉस्टल से आप लोग देखोगे, तो सीधा बॉर्डर दिखता है इंडिया-पाक वाला। तो वो चीज़ें भी हैं, आप वहाँ पे भी जाके रिपोर्टिंग कर सकते हो, अगर आपको परमिशन मिलती है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू रहता है। तो ये भी अलग-अलग डोमेन है। आप जैसे जब हम लोगों का ओरिएंटेशन हुआ था, उसमें एक सर आए थे आर्मी के, उन्होंने हम लोगों को बताया था डिफेंस जर्नलिज्म के बारे में। वो एक अलग सेक्टर है, जैसे हुँ। स्पोर्ट जर्नलिज्म है, पॉलिटिकल जर्नलिज्म, वैसे ही एक डिफेंस जर्नलिज्म एक पूरा अलग सेक्टर है। उसमें आप कैसे जा सकते हो, उसमें आप पीआरओ कैसे बन सकते हो, कैसे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें यहाँ से काफ़ी सारी मिसाइलें ऊपर से जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे आगे एक पठानकोट से पहले एक एयर बेस है इंडियन गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे वो लोग हिट कर रहे थे। तो यहाँ के जो लोकल, जिन्होंने अपनी आँखों से देखा है, जो यहाँ के गार्ड वगैरह थे, वो यहाँ पे रहते थे, उन्होंने भी काफ़ी सारे एक्सपीरियंस शेयर किए। तो इसकी बात मैं कभी किसी और चीज़ में मैं कर लूँगा, अभी समीक्षा जी के मैं ऊपर आता हूँ, क्योंकि ये पॉडकास्ट हम लोग उसी के लिए कर रहे हैं, वो अलग डोमेन है, तो उसके बारे में हम लोग कभी बात करेंगे। तो समीक्षा जी का मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने देखा, और आप लोगों को भी मैं दिखाऊँगा। ये बोलती काफ़ी अच्छा है हिंदी में, हुँ। तो वो इन्होंने कैसे स्टार्टिंग की, कब से ये कर रही हैं, किस क्लास से स्टार्टिंग हुई, और काफ़ी सारे बड़े-बड़े जो नामचीन हस्तियाँ हैं, जैसे विकास दत्त कीर्ति सर का आप लोगों ने सुना होगा, दृष्टि समूह के संस्थापक हैं। उनसे भी इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न किए हैं, और जो हम लोगों के विजेंद्र सर हैं, जिनका एक मीम वायरल हुआ था, तरीका थोड़ा कैजुअल है, उनका भी नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। हुँ, हुँ। उनकी एक नई किताब आई थी अभी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, तो उनसे भी इनकी बात हुई है। तो क्या-क्या बातें इनसे हुई हैं, और कैसे इनको बोलना अच्छा है, वो हम लोग पूछते हैं। जी, समीक्षा जी बताइए। अ, तो जो मेरी ये बोलने की कला है, अगर मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँ, तो इसकी जो पूरी जर्नी है, वो 6th क्लास से ही अंकित स्टार्ट हो गई थी। हुँ, हुँ। तो 6th क्लास में एक ज़ोनल लेवल जो हमारे स्कूलों में भी होता है, सरकारी स्कूल के बच्चे ज़्यादा बखूबी तरीके से हुँ, जानते हैं। हुँ, तो 6th क्लास में एक पोएम रेसिटेशन कॉम्पिटिशन आया था, हुँ, और मुझे हिंदी के लिए सिलेक्ट किया गया था कि हुँ, मुझे बोलना है वो। हुँ, क्योंकि तब कोई बच्चा नहीं था कि कोई हुँ, थोड़ा भी बोल पाए। हुँ, हुँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैं घर में चिल्लाती रहती थी, बोलती रहती थी, तो हुँ, फिर थोड़ा मैंने बोला, तो मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। हुँ, तो जब मैंने ज़ोनल लेवल पे जाकर वहाँ पे 70-80 बच्चों के सामने बोला, हुँ, और तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर ये भी कला है कि हुँ, मैं 70-80 लोगों के सामने बोल सकती हूँ। हुँ, क्योंकि कई बार ऐसी प्रतिभाएँ हमारे अंदर छुपी हुई हुँ, होती हैं, जिनके बारे में हमें खुद भी नहीं पता होता है। हुँ, तो जब 6th क्लास की ये एक दौर था, मेरा एक पॉइंट था, एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, ये आया, और तब से मैंने चाहे जितने भी ज़ोनल लेवल कॉम्पिटिशन्स हो पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। फिर मैंने एस्से राइटिंग, ड्रामा, नुक्कड़ नाटक और पॉडकास्ट, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट मैंने करना शुरू कर दिया था। फिर एक टाइम आया जब कॉलेज में हम लोग एनरोल हुए, सीयूईटी एंट्रेंस वगैरह दिया। तो सब जानते होंगे कि हर कॉलेज में सोसाइटी होती है, डिबेटिंग हुँ, हुँ, सोसाइटी, हुँ। वाद-विवाद समिति जिसे कहते तो हैं। कौन-सा कॉलेज था आपका? पहले ये बताइए दर्शकों को कि हाई स्कूल आपका कहाँ से दिल्ली से ही हुआ है? हुँ, हुँ, हुँ। 12th भी दिल्ली से ही हुआ है? हुँ, 12th में कौन-सा स्कूल था आपका? जी।
10th तक तो मैंने एसकेवी छावला, जो कि डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट स्कूल माना जाता था उस समय पर, वहाँ से मैंने अपनी 10th क्लास तक की पूरी पढ़ाई की। फिर 11th-12th हायर स्टडीज़ के लिए मैंने आप सब दिल्ली वाले ज़्यादा बखूबी तरीके से इसे अवगत होंगे, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय द्वारका सेक्टर 10 से मेरी वो पढ़ाई हुई। और ये पूरी दिल्ली का बता दूँ अंकित, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कहने में कि पूरे दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें टॉप में आता है ये रैंकिंग में। फिर उसके बाद जब ये 12th वहाँ से क्लियर हुई, वहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स थे जिन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, यहाँ तक पहुँचने में भी उनका बड़ा योगदान रहा। फिर उसके बाद एक नई जर्नी स्टार्ट हुई, एक नया टर्निंग पॉइंट लाइफ में आया जब मिरांडा हाउस जैसे एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय में जब कोई विद्यार्थी वहाँ जाता है सीयूईटी की कठिन परीक्षा को देकर। आप भी यहाँ सीयूईटी की परीक्षा देकर ही हम लोग आए हैं, हम सब जानते हैं कि ये काफ़ी इतना आसान नहीं होता है, कठोर परिश्रम की ज़रूरत होती है। तो फिर मैं वहाँ पर गई और मुझे पहले ही राउंड में मिरांडा हाउस महाविद्यालय मिला। तो पहले तो मुझे खुशी नहीं हुई अंदर से, क्योंकि मेरे को कोर्स मिला था हिंदी प्लस पॉलिटिकल साइंस, लेकिन मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना था। तो फिर उसके बाद ठीक है, फिर वक्त गुजरा, फिर डिबेटिंग सोसाइटी में मैं गई। फिर वहाँ से मैंने काफ़ी सारे महाविद्यालयों में संपर्क बनाया, चाहे वो दयाल सिंह महाविद्यालय हो, डीआरसी हो, केएमसी हो, एसजीटीबी खालसा हो, और साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, ऑफ कैंपस, जितने भी कॉलेजेस हैं मैं हर एक कॉलेज में जा रखी हूँ। तो वहाँ पर किरोरीमल कॉलेज ने एक एस्से राइटिंग कंपटीशन करवाया था, उनकी सिविल सर्विसेज सोसाइटी है कर्तव्य, उन्होंने ये कंपटीशन करवाया एस्से राइटिंग का, जिसमें कोई एज लिमिट नहीं थी, कितने भी एज लिमिट का व्यक्ति आकर वहाँ पे वो एग्ज़ाम दे सकता था। तो फिर मैं भी चली गई, मुझे लिखना अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी अपना बेस्ट देकर आना है। तो मैं गई और चॉइस थी कि आपको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है। तो मैंने सोचा इतना कुछ पढ़ के तो आई नहीं हूँ, तो मैं हिंदी में अपनी भाषा में ही उसे अभिव्यक्त कर देती हूँ। तो मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से, मुझे भी याद है, मैंने काफ़ी स्ट्रक्चर वगैरह और मैप वगैरह बना के ऐसे किया था। तो मैंने खूब अच्छे तरीके से लिखा, काफ़ी सारे ढंग से लिखा मैंने उसको। फिर जब एकदम से रिजल्ट आया, मैं ज़्यादातर ये मेरा मानना है कि अगर कहीं जाओ तो रिफ्रेशमेंट मत छोड़ो, तो मैं वहाँ जाके समोसे और फ्रूटी खा रही हूँ और एकदम से अनाउंस होता है कि 3rd प्राइज़ ये, 2nd प्राइज़ ये एस्से राइटिंग में, फिर 1st प्राइज़ अनाउंस होता है और मैं समोसे खा ही रही हूँ, तभी 1st प्राइज़ अनाउंस होता है कि समीक्षा मिश्रा फ्रॉम मिरांडा हाउस कॉलेज। फिर मैं समोसे को छोड़कर फिर वहाँ भागते हुए जाती हूँ और फिर अपनी ट्रॉफी विजेंद्र सर से मैंने रिसीव की। फिर उसके बाद हमारे पास एक मौका था कि हम उनसे अलग से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो बच्चे 1st, 2nd, 3rd आए हैं, वो अगर उन्हें कुछ काउंसिल चाहिए हो, ऐसे कुछ मेंटोरशिप चाहिए हो, तो वो मुझसे आके मिल सकते हैं। तो जब उनके कैबिन में गए तो उन्होंने सबसे पहले हैंडशेक किया और फिर हमारी काफ़ी थोड़ी 5-6 मिनट तक बात हुई सर से। तो वो तब मुझे जाके समझ में आया कि मेरे अंदर लिखने का भी कौशल है। फिर उसके बाद कई सारी ऐसी डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स आए, भाषण प्रतियोगिता आई, और एक अहम किस्सा रहा जब पीयूष गोयल सर ने, जो कि इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं, उन्होंने मुझे भाषण प्रतियोगिता के लिए जो नेहरू युवा केंद्र द्वारा कराई जाती है, उसके लिए मुझे सम्मानित किया था। उसमें मेरा द्वितीय पुरस्कार आया था डिस्ट्रिक्ट में, और तब वो एक खास मोमेंट था मेरे लिए। फिर जैसे कि आपने विकास दिव्य कीर्ति सर की बात की, तो वो हम सभी के लिए एक प्रेरणादायी प्रोफेसर, एक प्रेरणादायी स्रोत बनकर आते हैं। तो वो ये दिन था कि हिंदी दिवस था और वो हमारे एज अ प्रमुख वक्ता के तौर पर आए हुए थे हिंदी दिवस पर। तो ऐसे सब ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, काफ़ी सारे लोग सिविल सर्विसेज से रिलेटेड पूछ रहे थे, लेकिन उस समय एक ये कंसेप्ट चल रहा था कि भारत का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए, या हिंदुस्तान होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए। तो ये मेरे प्रश्न, ये जो प्रश्न है मेरे मन में घूम रहा था पूरे उस दौर में, मेरे यही चल रहा था कि क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्योंकि इंडिया जो है वो ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1। हाँ, तो यही एग्जैक्टली विकास दिव्य कीर्ति सर का भी आंसर था कि भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए, उन्होंने आंसर दिया था। और फिर तब मैंने उनसे तब मैं 20 वर्षीय थी, तो फिर मैंने ऐसे ही बड़े अपने चुलबुले अंदाज में ही पूछा था कि सर अभी एक मसला चल रहा है कि भारत का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है, या दोनों ही रख लेना चाहिए, मैंने ऐसे करके पूछा था। तो फिर सदन में एक हंसी सी गूंज गई थी कि ऐसे इसने सवाल पूछा। तो फिर लेकिन सर ने उसका बड़ी ही गंभीरता से प्रश्न का उत्तर दिया मेरे, और फिर उन्होंने, जैसे अंकित ने बोला, कि भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए। क्या हमें उस इंडिया शब्द को अपना लेना चाहिए या दोनों ही हमारे लिए बेहतर है? मैं जब संविधान पढ़ाया करता था, अनुच्छेद 1 पढ़ाते हुए मैं हमेशा बोलता था कि मुझे चुभन होती है ये पढ़ते हुए कि इंडिया दैट इज भारत।
दोनों ही लिखने थे तो भारत दैट इज इंडिया कर देते, इंडिया। क्योंकि जो ब्रिटिश सर ने नाम दिया है इंडिया, तो इंडिया को पहले नहीं आना चाहिए, ऐसा उस टाइम पे डिबेट काफी चल रही थी। बल्कि दोनों एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जब आर्टिकल फर्स्ट आप पढ़ोगे तो उसी में मेंशन है इंडिया दैट इज भारत, रिपब्लिक इंडिया ऐसे करके उसमें मेंशन है जब आप देखोगे। तो आपने समीक्षा जी से जो एक चीज़ मैंने देखी है, अभी जैसे बात हुई है, आप लोग भी देख रहे होगे, तो इसमें एक चीज़ सिंपल है कि जब तक आप अपने अंदर के जो भी आपके अंदर छुपा हुआ है उसको, जो चीज़ छुपी हुई है उसको कैसे आप पता करोगे, आपको उस चीज़ को निकाल के रखना है पहले। चीज़ और है, जैसे जो लोग एनसीसी करते हैं, एनसीसी होता है कॉलेज लेवल पे होता है, तो यूजी और पीजी के स्टूडेंट उसको कर सकते हैं। यूजी के स्टूडेंट ज़्यादा करते हैं, तो उसमें भी 3 अलग-अलग विंग रहती हैं, तो समीक्षा जी उसमें भी रही हैं, और वो कैसे स्टूडेंट लाइफ में वो डिसिप्लिन इंटीग्रेट करता है, वो भी आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, यार यार ये एनसीसी वाले क्या उछल कूद रहे हैं। बट जिन कैंडिडेट्स ने उसको कर रखा है एनसीसी में, जो रहे हैं उसमें, बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट ऐसे कुछ करके रहता है, उसका अलग बेनिफिट है सर्टिफिकेट का। बट क्या इम्पैक्ट करता है वो, क्योंकि जब आप आर्मी में या किसी भी डिफेंस सेक्टर में जाते हैं, तो भले ही वो कहीं पे आपको इम्पैक्ट ना करे, बट आपकी लाइफ में ज़रूर वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेट होता है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो समीक्षा जी से पूछते हैं, फिर मैं बाद में कुछ चीज़ें ऐड ऑन करूँगा। जी समीक्षा जी बताइए, कैसी आपकी जर्नी रही, क्या आपने सोचा जी स्टार्टिंग में? बिल्कुल। सबसे पहले मैंने जब एनसीसी के लिए खुद को एनरोल किया कि उसमें मतलब 3 टेस्ट होते हैं अंकित। सबसे पहले हम एक रिटर्न सिंपल, जो कि आर्मी विंग से रिलेटेड, अगर आप आर्मी विंग में जाना चाहते हो तो आर्मी विंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, नेवी विंग में जाना चाहते हो तो नेवी विंग के, और एयर विंग में जाना चाहते हो तो एयर विंग के। तो मुझे आर्मी विंग की एनसीसी चाहिए थी और मेरे कॉलेज में भी वही थी। तो फिर उसकी भी बटालियां रहती हैं, हाँ, अलग-अलग सेक्टर की अलग-अलग बटालियन, यूपी में अलग-अलग सेक्टर की बटालियन है, बिहार में अलग-अलग बटालियन, दिल्ली में अलग-अलग बटालियन होंगी। तो आपकी और कौन सी थी? मेरी 2 दिल्ली गर्ल्स बटालियन थी। अच्छा, 2 दिल्ली गर्ल्स, गर्ल्स का अलग रहता है, बॉयज का अलग हाँ, रहता है। हाँ, जिसका सेक्टर रोहिणी में है, आप सब जानते ही होंगे। तो फिर उसके 3 टेस्ट होते हैं, सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होता है, और फिर उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, और फिर इंटरव्यू होता है लास्ट में। तो वो मेरा फिजिकल भी अच्छे ठीक-ठीक निकल गया। फिजिकल में क्या-क्या होता है, एक बार बता दीजिए? फिजिकल में प्लैंक पोजीशन बनानी पड़ती है। जो फिजिकली एक्टिव लोग हैं, जो ये सब स्पोर्ट्स करते हैं, उनको पता होगा। प्लैंक पोजीशन, पुशअप्स और फ्रॉग जंप से आपको चलना पड़ता है, और मार्चिंग के स्टेप्स करके दिखाने पड़ते हैं पूरे, और काफ़ी सारे और भी जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती हैं वो आपको करके दिखानी पड़ती है। लेकिन वो सब कुछ कॉन्टिन्यूसली होता है, मतलब आपको रेस्ट का टाइम नहीं देंगे। अच्छा, आपको रेस्ट नहीं देंगे, इसीलिए बच्चे थक जाते हैं, और बीच में कई बच्चे गिव अप भी कर देते हैं। तो जो उस दौर को कर गया वो बाजी मार गया। तो रिटन टेस्ट, तो कि मुझे ऐसे करंट अफेयर से जुड़ना पसंद है, तो रिटन मेरा अच्छे से निकल गया। फिजिकल में थोड़ी दिक्कत आई, क्योंकि उतनी मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी या मुझे आदत नहीं थी। फिजिकल भी ठीक-ठीक निकल गया। फिर उसके बाद इंटरव्यू आया, इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा निकल गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये तीनों निकला, फिर मेरा नाम आया। फिर शुरू के दिन तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद तिहाड़ जेल में आ गई हूँ, मुझे ऐसा फील होता था, क्योंकि आपको इतनी रिग्रेस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ रहा है। और फिर कुछ महीने बाद ही फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का सीएटीसी कैंप है, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जिसमें आपको पूरी आर्मी की तरह लाइफ सिखाई जाती है। आपको सुबह 5 बजे उठना है, कई बार 4 बजे भी उठना है। फिर आपको पूरी सबके साथ मिलकर एक टीम वर्क के साथ पूरी एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है। उसके बाद आपका टी ब्रेक होगा, फिर उस पूरी दिन फिजिकल एक्सरसाइज, लेक्चर्स, धूप में। अभी तो फिर भी बहुत अच्छा माहौल है, हम शांति से बैठे हैं, लेकिन ये सिर्फ एनसीसी कैडेट्स ही जान सकते हैं कि घंटों या फिर पूरे दिन भी लगा लो, आपको तपती गर्मी में बैठना है। और दिल्ली की तपती गर्मी, आप सब जो दिल्ली वाले हैं वो बखूबी इससे जानकार होंगे। यूपी में भी गर्मी पड़ रही है अब तो काफी ज्यादा। तो लेकिन एनसीसी की जर्नी ने जो मुझे दिया है, उस पूरे दौर ने जो मुझे दिया, मुझे अब तक याद है। और एनसीसी में कहा जाता है वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट। तो सबसे पहले मुझे उससे सिखाया गया है अनुशासन, डिसिप्लिन, और टाइम की पंक्चुअलिटी। इसी में आ जाता है कि डिसिप्लिन है। तो अगर आपको ये टाइम दिया है, जैसे आज भी मैं ये चीज लागू करती हूँ, अगर असाइनमेंट दिया है तो जो लास्ट डेट है, अगर 14 तारीख दी है, तो मतलब आपका 13 तारीख को सुबह खत्म होना चाहिए असाइनमेंट। अगर आपको सुबह 10 बजे क्लास में आना है, तो 10 बजे का मतलब 10:05 या 10:10 नहीं है, 10 बजे का मतलब 9:50 है। 9:50 पे आपको क्लास में जाना है। तो ये चीजें मैं अपनी यहाँ आईएमसी जम्मू की जर्नी में भी लागू करती हूँ। अगर मुझे सुबह लाइब्रेरी में पढ़ना है, तो अगर 9 बजे लाइब्रेरी खुलती है, तो मतलब मुझे 8:45 पे मेस में आ जाना है और लंच करके सीधा यहाँ पर आना है। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी हेल्प करती हैं, और इसके लिए मैं हमेशा एनसीसी की शुक्रगुजार रहूँगी। तो ये थी। और तीसरी चीज़ है अपने सीनियर्स का आदर करना। कई बार मैं ऐसी चीज़ें भी बोल देती हूँ फ्लो में, जो कि शायद अपमानजनक तो नहीं,
लेकिन वो अंदर की मतलब अपनी फ्लो में निकल जाती हैं वो बातें, हम्म। लेकिन कभी भी इससे उनका अनादर नहीं होता। मैं कभी भी किसी को गाली देकर या अब्यूसिव लैंग्वेज बोलकर कभी भी उनका निरादर नहीं करती हूँ। मेरे अंदर से कभी गलती से भी नहीं होता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और जैसा इन्होंने बताया मेस में आना, जैसे मैं काफ़ी बार इससे बोलता हूँ या मैं कॉल करूँगा कि मतलब मुझे कॉल कर दो, तो ये बोलती है नहीं, मतलब टाइम से, अगर इतने टाइम तक आ जाओगे आप तो मैं रहूँगी, नहीं तो इसके बाद बंद। तो इससे मैं काफ़ी एक चीज़ मुझे भी सीखनी है अभी, मैं भी धीरे-धीरे काम कर रहा हूँ इस पे, जल्दी मैं उठने लगा हूँ अब। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ इसमें देखी कि मतलब इतना डिसिप्लिन कैसे है, तो मैंने एक दिन पूछ ही लिया, तो ऐसे ये लोग डिस्कस करने लगे कि ये लोग एनसीसी में हैं। तो इसका इतना इम्पैक्ट पड़ता है। एक मेरा बेस्ट फ्रेंड था उत्कर्ष, तो उसका भी यही था, वो जल्दी आ जाता था क्लास में या टाइम से आ जाता था, टाइम से पहले 10-15 मिनट। तो मैंने कहा कि इतने मतलब कैसे ये कर सकता है? तो फिर उसका पता चला कि उसका भी एनसीसी बैकग्राउंड है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपका एनसीसी ही बैकग्राउंड हो, लेकिन जब भी आप ये एनसीसी या किसी भी आर्मी की कोई भी आप ट्रेनिंग आपने कर रखी हो, तो उसमें इतना वो डिसिप्लिन्ड आपको कर देते हैं, इतना स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी लाइफ को सेट करते हैं कि वो आगे चल के आपको इम्पैक्ट करती है और आपका एक इंटीग्रेटेड पार्ट बन जाती है लाइफ का। आप फिर उसको, उससे फिर अलग नहीं हो सकते हो आप, जैसे कि समीक्षा जी ने बताया अभी। तो यही सारी चीज़ें हैं, और आईएमसी जम्मू में अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए। इसका एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों को और मिल रहा होगा आगे चल के। तो ये तो इस सीरीज का पहला वीडियो था, और भी धीरे धीरे वीडियोस मिल रहे होंगे आप लोगों को। तो और कोई अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो जो समीक्षा जी से आप पूछना चाहें, जो भी डाउट हो, दिल्ली से जो भी हैं, यहाँ बिल्कुल। पे आना चाहती हैं, लड़कियों को कोई प्रॉब्लम रहती है, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।